स्टार्ट करें। शुरू कर रहे सर, क्या पढ़ रहे थे? ये ऑनलाइन में थोड़ा आवाज आ रही है। पेज नंबर 3 कैसे पे जाएगा? एक मिनट जरा वेट करना। तो कल से रिलेटेड करके तो नहीं ये मूवी जरा सही है। जी सर, एंड में बात ये चल रही थी पेज नंबर 3 के एंड पे कि एग्जामिनर समटाइम्स हमें स्टॉक रखने की पॉलिसी बताता है, सेल्स की बेस पे बताएगा। हम डेफिनेटली जितने परसेंट वो कहेगा उतने परसेंट के हिसाब से सेल्स को मल्टीप्लाई करके स्टॉक फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या बनेगा कि जब हम सेल्स से वर्किंग करेंगे तो सेल्स के अंदर तो प्रॉफिट भी होगा, लेकिन अगर चीजें भी बिकी नहीं है तो उन्हें सेल प्राइस पे नहीं होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स से एक पर्सन में लिखा नहीं हुआ करेगा, हम जब सेल से मल्टीप्लाई और कर रहे होंगे तो साथ ही फिर हमें याद आना चाहिए कि अब हमने इस सेल वैल्यू को कॉस्ट में कन्वर्ट करना। मीन्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी डेटा के बेस पे वर्किंग करूं तो 1 लाख से मल्टीप्लाइड बाय 10% क्या है? 10% क्या देखें, ये पॉलिसी है उसी का 10% ऑफ सेल। अगर वो क्या 50% ऑफ सेल, तो वो जो वो कह रहा है वो करना होगा। लेकिन यहाँ तक जो फिगर आएगी 10,000, इट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक। तो देन फिर मैं लास्ट स्टेप क्या करूंगा, कॉस्ट में बताएं कैसे कन्वर्ट करूंगा बेसिकली सर, तो इनटू 75% करके 7500 फिर हमारे स्टॉक की वैल्यू है। ठीक है, एक दफा लिख लें जरा यही अपने हाथ से, सेल उठाई परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जो सेल वैल्यू स्टॉक आई उसका फिर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ गई मेरी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। बड़े बड़े क्वेश्चन सभी सामने आ रहे हैं, वैसे सब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गए। रिक्वायरमेंट होना इसकी मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31st May 2005। क्लास कम तो हो रही है बस। मंथ वाइज कैश बजट बनाना है फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31st May। तो ये जो 31st May पे क्वार्टर एंड हो रहा है, इसमें कौन कौन से महीने आ रहे होंगे? मार्च अप्रैल मई की वर्किंग करनी है, लेकिन मंथ वाइज मींस मार्च का कॉलम बनेगा, अप्रैल का कॉलम बनेगा और मई का कॉलम बनेगा। ठीक है, क्वार्टर में 3 महीने आ जाएंगे, अप्रैल इस क्वार्टर में 3 महीने आ जाएंगे, मार्च अप्रैल और मई। ठीक है, बहरहाल कैश बजट का फॉर्मेट क्या ध्यान में रखना, पिछला पेज देखना जरा। ओपनिंग बैलेंस ढूंढना है, रसीट्स प्लस करनी है, पेमेंट ढूंढ के माइनस करनी है और इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। तो कैश बजट का थोड़ा सा जो आइडिया आपको है या हो गया है उसको ध्यान में रखकर जरा फर्स्ट लाइन से पढ़ो। Zinc Limited is engaged in the trading business, चीजें खरीद के बेची जा रही। Following data has been extracted from Real's business plan for the year ended 30th September 2012.
सेल्स दी हुई है रुपीज इन थाउजेंड्स में, जनवरी और फरवरी की एक्चुअल सेल्स दी हुई है, और मार्च अप्रैल मई जून की फोरकास्टेड मींस बजटेड सेल्स दी हुई, प्रोजेक्टेड कर फोरकास्ट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। कैश सेल्स इज 20% ऑफ द टोटल सेल, ठीक है सर। तो इसका मतलब फिर 80% क्या है, क्रेडिट सेल। कुछ पुरानी बातें भी ध्यान में रखिएगा, एज इट इज है। अगर हमें ये ना पता चलता कि कोई कैश सेल है या नहीं, अज्यूम करते सारी सेल क्रेडिट पे ही है, इसी तरह परचेजेस भी सारी क्रेडिट पे ही होंगी अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन कि कोई कैश परचेज है, ठीक है। सेंटेंस के बारे में मीनिंग ये है कि 20% ऑफ टोटल सेल, अगर टोटल सेल 100 है तो 20 कैश सेल है और 80 क्रेडिट सेल है। मेरी ये जो बात है ना, 100 है, इसको सीरियस लीजिएगा और ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सही कहा मैंने? ऑफ टोटल सेल, टोटल सेल की बेस पे कैश सेल की परसेंटेज बता रहा हूं। ZL earns a gross profit of 25% of sale। ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड है, तो अगर सेल 100 है तो 25 ग्रॉस प्रॉफिट है, देयरफॉर 75 कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। एंड यूनिफॉर्मली मेंटेन्स स्टॉक एट द रेट ऑफ 80% of the projected sale of the following month। अगर हम फॉर एग्जांपल मार्च के एंड पे सोचेंगे, मार्च के एंड पे एक स्टॉक डिसीजन ले रहे होंगे, तो वो किस महीने की किस चीज का कितने परसेंट होगा, की सेल का 80% मार्च के एंड पे स्टॉक। अगर फॉर एग्जांपल आप मई के एंड पे सोच रहे होंगे तो जून की सेल का 80%, जून की फॉलोइंग मंथ, ठीक है। बाकी डेफिनेटली वर्किंग अभी करेंगे। नंबर 2, 60% of the debtors are collected in the first month subsequent to the sale, whereas the remaining debtors are collected in the second month following the sale। पॉइंट नंबर 1 के साथ लिंक करें। टोटल सेल में से 20% तो वैसे ही कैश सेल है, तो कैश सेल के पैसे कब मिलते हैं? ये सबसे अच्छा वैसे जवाब भाई का उसी टाइम मिलता है, उसी महीने वाली बहस भी नहीं है, उसी वक्त ही मिल जाता है। इसका मतलब जो 80% क्रेडिट सेल है उसके एंगल से हमें ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ना चाहिए। क्या ख्याल? टोटल सेल का 60% या क्रेडिट सेल का 60%? तो अगर फॉर एग्जांपल जनवरी की क्रेडिट सेल है तो उसको ध्यान में रखकर जरा बताएं फिर पैसे कैसे कैसे मिलेंगे। जनवरी की जो क्रेडिट सेल है उसके 60% पैसे फरवरी में और 40% पैसे मार्च में मिले, मार्च में। दोबारा 60% of debtors are collected in the first month subsequent to the sale। अगर जनवरी की क्रेडिट सेल है तो 60% पैसे उसी महीने या फरवरी में, मंथ सब्सिक्वेंट टू द सेल। तो अगर जनवरी का महीना है और उसकी क्रेडिट सेल है तो उसके 60% पैसे मिलेंगे फरवरी में और 40% का मिलेंगे मार्च में मिलेंगे, मंथ सब्सिक्वेंट टू द सेल, बल्कि सॉरी सेकंड मंथ फॉलोइंग द सेल। अब जरा अप्रैल से रख के बताएं क्या करें। अप्रैल में क्या होगा? अप्रैल की क्रेडिट सेल का 60% मई में और 40% जून में मिलेगा। आई होप आपको महसूस होगा गेम ऑन हो। 80% कस्टमर्स डिडक्ट इनकम टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जो 80% कस्टमर्स की अमाउंट होगी उसको हमें 96.5% करके रिसीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कल वाली एंट्री से करा था रजिस्टर। सारे कस्टमर टैक्स नहीं काट रहे, 80% जो कस्टमर है वो टैक्स काट के जब पैसे देंगे तो हमें 100% पैसों की बजाय अगर 3.5% रेट है तो 96.5% पैसे रिसीव होंगे। सेल ऑब्वियसली 100% होगी, लेकिन जब कलेक्शन होगी तो वो नेट ऑफ टैक्स होगी। तो जब रिसीट्स में हम लिखेंगे
तो वो नेट ऑफ टैक्स कैश लिखेंगे। ओके, वैसे हमें यहाँ पैसे मिलने हैं या हमें देने हैं? कस्टमर्स ने टैक्स काटना है तो हमें नेट मिलेंगे। आगे तो इसमें ना ऐसे अगर हम देखें ना तो कोई अकाउंटिंग का मेजर कॉन्सेप्ट नहीं नजर आना है, लेकिन इसने इंग्लिश ऐसे इंशाल्लाह बनानी है कि हमें भी ठीक ठाक एंजॉय करना पड़े। तो नंबर 4 पढ़े, ये बल्कि इस तरह करें, आप अपना अपना पढ़े और आपने मुझे ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ किस किस मंथ में कितने कितने पैसे जाने हैं। तो सब लोग अपना अपना रिवील करें, इसमें और कुछ भी नहीं, सवाल कि इंग्लिश का टेस्ट। अगर कहीं इसी पेज पे चाहे नीचे जगह वही लिखें जो आप कहना चाहते होंगे, अपना जरा आंसर लिखें, आपका क्या ख्याल है। अभी बताए नहीं, आराम से पहले अपना लिखें। जी सर, क्लियर सर। जी दोबारा चले मेरे साथ पढ़े। इन जनवरी 12 जीएल पेड टू मिलियन, किस महीने में? तो 2 मिलियन तो जनवरी में होगा। हमारा फोकस अब कैश बैलेंस के एंगल से, तो हमने पेमेंट्स का डिसीजन लेना। ऑब्वियसली वो एक अलग इशू हो जाएगा कि मशीनरी कब डेबिट होनी है। मशीनरी कब डेबिट होगी? जब मशीनरी आएगी, तो ये एडवांस में पेमेंट्स है। तो एक अलग इशू कि मशीनरी ने डेबिट कब होना है, इसकी एंट्री क्या होनी है, मैं शायद उस तरफ नहीं जा रहा। हम पेमेंट्स के एंगल से डिसीजन लें कि कैश किस किस महीने कितना कितना क्रेडिट होना। तो 2 मिलियन का कैश क्रेडिट हुआ जनवरी में, लेकिन ये जो 2 मिलियन है ये 25% अमाउंट है, 25% एडवांस। The machinery was delivered and installed in February 12 and was to be operated on test run for 2 months. 2 महीने उसका टेस्ट रन चल रहा है। कौन सा 2 महीने? And was to be operated on test run for 2 months. ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं। 50% of the purchase price was agreed to be paid in the month following installation. नहीं, अब यहाँ पहले अमाउंट 50% of the purchase price. 2 million is not the purchase price. 2 million is not the purchase price. एक मिनट लाइट। तो 2 मिलियन जो पेमेंट थी दैट वाज 25%। तो 2 मिलियन डिवाइड बाय 25 into 100 करके पहले तो ये पता कि टोटल अमाउंट है 8 मिलियन। तो 8 मिलियन जेल में रख के जरा दोबारा सेंटेंस पढ़ो। 50% of the purchase price was agreed to be paid in the month following installation. What is the month of installation? So 4 million will be paid in March. दोबारा पढ़ना यहाँ पे। ओके, एंड द रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी? 2 मिलियन। 2 मिलियन कैसे? तो एडवांस में चला गया था 4, तब चला गया, टोटल 8 था, तो रिमेनिंग बचा ही 2 मिलियन है। The remaining 2 million is and the remaining amount at the
एंड ऑफ द टेस्ट रन। अब एंड ऑफ द टेस्ट रन आपने बताना कब होना है। अब आपने ऐसे बताया आपका क्या करना। नहीं वो स्टार्ट देखिए, अप्रैल के स्टार्ट में हो, एंड में हो, मिड में हो, ये मेरी बहस है ही नहीं कि हमने डेट वाइज बजट नहीं बनाना, हमने मंथ वाइज बनाना। तो फॉर एग्जांपल आपका जहन ये कहता है, वो बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज लाइंस आप मंथ स्पेसिफाई करें, क्योंकि मेरा ख्याल है मंथ स्पेसिफाई किया जा सकता है। कितने लोगों का ख्याल ये है कि अप्रैल है? नहीं मैंने कहना कुछ नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, इस तरह की क्या बताते हैं ऊपर करके करते। कितने लोगों का ख्याल है कि मार्च है? अब जरा एक सवाल, पहले मार्च या अप्रैल फाइनल करता हूँ, सेकंड लाइन से दोबारा पढ़ा, बल्कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने पहले बताया आपका क्या ख्याल है। कहीं आपका ख्याल साइलेंट तो नहीं है? तो एक पहला वर्ड बताता, आपके ख्याल में ये किस मंथ की बात हो रही है? एंड ऑफ टेस्ट मंथ। चलो ठीक है, डिवाइड भी नहीं है, ठीक है जी। सेकंड लाइन से पढ़ा, पॉइंट नंबर 4 की सेकंड। कहता मशीनरी वाज डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन फरवरी। हमें नहीं पता डेट, और हमें जरूरत भी नहीं, समय ना होगा तो सोच लेंगे, लेकिन कोई डेट नहीं पता, मंथ पता है फरवरी। एंड वाज टू बी ऑपरेटेड ऑन टेस्ट रन फॉर 2 मंथ्स। ये बताएं 2 मंथ्स कौन सा? अगर आप फरवरी मार्च कह रहे हैं ना, तो फिर आप खुद अजम्पशन ये ले रहे हैं कि ये 1 फरवरी को शायद आई, 1 फरवरी को आई है, और देयरफॉर आप शायद एंड करने लगे हैं मार्च एंड पे। अगर हम इसे एज इट इज पढ़ें जो लिखा हुआ है, तो फरवरी में आई है, 2 महीने टेस्ट रन है, तो मेरा ख्याल हमें कहना चाहिए कि मार्च और अप्रैल में टेस्ट। अगर आप वो 31 मार्च भी कहेंगे ना, मतलब मैं इसको फोर्स नहीं करूंगा, इसमें कोई डिफरेंस ओपिनियन भी हो सकता है। तो फर्स्ट से अगर शुरू करते हैं तो 2 महीने फिर खत्म होंगे 1 अप्रैल में। अगर 1 फरवरी भी कहेंगे तो 1 अप्रैल पे फिर पूरे 2 महीने खत्म करता है, क्योंकि अगर आप 1 कहेंगे तो 31 को खत्म करें, फिर आप ये भी कहेंगे कि 1 की सुबह को है ये। अब ये नहीं यार, अब ये 1 की शाम को आई है, दोपहर को आई है, ठीक है वो नहीं हमारी इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर पूरे 2 महीने आप शायद काउंट करेंगे तो फिर शायद 1 अप्रैल इवन देन बन जाएगा, या पहले 31 मार्च के आखिरी मिनट बनेगा। तो मैं शायद उसी ओपनिंग को क्लोजिंग शायद कर दूंगा, लेकिन हमारे पास डेट्स नहीं है। मेरा ख्याल है कि शायद इस तरह से पढ़ लेना मुनासिब रहेगा कि फरवरी में मशीन आई है, 2 महीने टेस्ट रन है, तो 2 महीने कैसे बनेंगे? मार्च अप्रैल। अब हो सकता है आप कहें कि अप्रैल का स्टार्ट है, फरवरी के अगर मिड में आई होगी तो अप्रैल का मिड हो गया होगा, अगर फरवरी के एंड में आई होगी तो अप्रैल का एंड हो जाएगा। तो लेकिन हम हमें डेट्स क्योंकि नहीं पता, तो 2 महीनों का मेरा ख्याल है कि मीनिंग ये बनेगा, फरवरी में आई है और मार्च अप्रैल 2 महीने। ज्यादा तेजी से तो नहीं करेंगे मार्च अप्रैल। तो अब आप अपना सेंटेंस पढ़ें, और डेफिनेटली इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पॉसिबल है, ये सिर्फ इंग्लिश है, इसमें कोई काउंटिंग नहीं है कि मैं ऐसे कहूँगा ये काउंटिंग स्टेट नंबर 526 है, ये ऐसी कोई बात नहीं। एक इंग्लिश की इंटरप्रिटेशन है, जो बेस्ट लगती है वो कर लेते हैं। जरा फर्स्ट लाइन से दोबारा पढ़ते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी सारी बात सुन ली? नहीं बेटा, इसमें एक अजम्पशन लेने की इसलिए हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मंथ वाइज वर्किंग करनी है। एक तो होता है ना हमें डेट वाइज की वर्किंग करनी है, फिर तो हम शायद इस बहस में पढ़ेंगे भी। उसने जो कहा है हम उसी को एज इट इज पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी 2 मिलियन कब पे होना? जनवरी में। अब उसने नहीं डेट बताई, हमें जरूरत भी नहीं जनवरी में, लेकिन जनवरी में मीन्स रिक्वायरमेंट पड़े नीचे, ये हमारी बहस से पाए। मतलब हमने जिन मंथ्स की वर्किंग करनी है वो ज़हन में रखेगा, मार्च और अप्रैल। तो जनवरी में अगर पेमेंट होगी तो पेमेंट के एंगल से कैश बजट में हमारे नहीं होगी। देन उसके बाद उसने कहा जो 50% ऑफ द परचेज प्राइस है, इसने पे होना है मंथ फॉलोइंग द इंस्टॉलेशन। तो अभी हमें पता है फरवरी के महीने में इंस्टॉलेशन है, तो फॉलोइंग मार्च में। अब वो मार्च की पहली डेट कहें, आप एंडिंग कहें, मिड कहें, फॉलोइंग द मंथ ऑफ इंस्टॉलेशन मार्च बन जाएगा। और मेरा ख्याल है कि एंड ऑफ द टेस्ट रन मींस, अब क्योंकि 2 महीनों का टेस्ट रन है, तो शायद बता दें फाइनल आप क्या करना चाहते हैं। देखते हो आप ये करना फाइनल, ये छोटी सी वर्किंग साथ ही कर।
ये ऑनलाइन स्टोर फाइनल कर देंगे, कोई अगर अभी भी कंफ्यूजन रह गई, ये मैंने जनवरी लिखा है, थोड़ा सा मार्च को लाने की कोशिश की है। अमाउंट तो समझ आ गई ना, ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होंगे। 8 मिलियन का 50% किया मैंने 4 मिलियन बनाते हुए, और ये जो 2 मिलियन है ये फिर बैलेंसिंग फिगर आई है, रिमेनिंग फिगर आई है, रिमेनिंग क्या बाकी फिर इसे डेफिनेटली कैसे लिखना हो फिर मैं अभी आपके साथ बाद में स्टेटमेंट बनाता हूँ। चले आगे पॉइंट नंबर 5 पर, क्रेडिटर्स आर पेड 1 मंथ आफ्टर परचेज। वंस अगेन सेंटेंस आपके सामने, हमें किसी डेट की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उसको अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल जनवरी की अगर कोई क्रेडिट परचेज है तो फरवरी में पेमेंट होगी, अगर मार्च की है तो creditors are paid 1 month after purchase. Done? Number 6, admin and selling expenses are estimated at 16 and 24% of the sales respectively and are paid in the month in which they are incurred. ये क्या मतलब होगा, जिस महीने के हैं उसी महीने में पे होना है, ऐसे ही है। एंड फाइनली कहता है रियल हैड अ कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 100 million as at 29 February 2012। ईयर आपका जो सॉरी 3 मंथ्स का पीरियड है वो किस दिन स्टार्ट हो रहा है, मार्च अप्रैल में है, तो मार्च का स्टार्टिंग पॉइंट शायद हमें मिल गया, ये 29 फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस है जो हमारे लिए मार्च के स्टार्ट पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बन जाए। ऐसे ही पढ़ने देख सकते हो मंथ से मिल के मार्च अप्रैल मई, तो फरवरी के एंड पे जो कैश का बैलेंस है वो मार्च के स्टार्ट पे हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, है ना। हाँ ये रजिस्टर करें, हाउ टू सॉल्व। जी बिजनेस नेम लिखें, जिंक लिमिटेड, मंथ वाइज कैश बजट, फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31st May 2012। जी सर, कॉलम्स बन गए, तो 3 कॉलम्स किस किस महीने के लिए, मार्च अप्रैल मई। जी सर, कैश बजट बना रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट का जी बेटा, टोटल की ऐसे सप्लाई जरूरत नहीं है, उससे मांगा नहीं है वैसे टोटल। एक सेकंड ही रुकिएगा, रिक्वायरमेंट देखें, मंथ वाइज उसने कहा टोटल की जरूरत नहीं है, लेकिन चले अगर आपने बात की है तो फिर आप चाहे ना बनाए टोटल, मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इसमें भी चले एक मसला आ गया, जरूरत नहीं है इस कॉलम की, आपने नहीं बनाया तो रहने दें। मैंने इसलिए बना लिया कि ये भी आपसे पूछता हूँ ये टोटल बनेगा कैसे, छोड़ दें, टोटल को छोड़ दें, क्या बनाने लगे आप? तो स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विटी ढूंढे, 100 मिलियन रुपीज इन, कम से कम थाउजेंड्स में करना, मिलियन में तो नहीं, बाकी डाटा थाउजेंड्स में है ऊपर सेल्स वगैरह का, लेकिन एटलीस्ट थाउजेंड्स में तो करना, मिलियंस में करना तो मिलियंस में कर लेते, थाउजेंड्स में करना फिलहाल, एक पहला सवाल था, राउंडिंग ऑफ की नजर ही ना हो रहा, फिगर लिखवाए
अब 100,000 हो रहा है, 100 million मीन्स 100,000। अप्रैल का ओपनिंग, जब मार्च का क्लोजिंग आएगा वो अप्रैल का ओपनिंग बनेगा, जब अप्रैल का क्लोजिंग आएगा वो मई में ओपनिंग बनेगा, तो उसका अभी हमें नहीं पता। उसने एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिए, बाकी पॉइंट्स हम खुद ढूंढ सकते हैं, एंडिंग पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्या चाहिए? रिसीट्स, receipts from सेल्स, कस्टमर्स। क्योंकि पहले ये देखें जरा डाटा पढ़ के, कस्टमर का डाटा देखें, किस किस सोर्स से रिसीट है, मतलब रिसीट्स पैसे आने कहाँ कहाँ से, सेल्स के अलावा तो नहीं सोर्स कोई। फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन में बताया था कि लोन लेने का प्लान है, तो वो भी क्या रिसीट है? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, वो भी कैश। कोई फिक्स एसेट बेचने का प्लान है, डिस्पोजल की प्रोसीड्स है, तो शेयर इशू करने का प्लान है, कैश डेबिट जहां जहां होना है वो रिसीट है। तो यहाँ कहाँ कहाँ से लग रहा है कैश डेबिट होना है? एक कैश सेल है और फिर क्रेडिट सेल की रिसीट है, उसके अलावा फिर पेमेंट्स का जिक्र है। देखें जरा एक नजर पसंद है, वरना एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ कैश रिसीट्स भी हो सकते हैं। पेमेंट्स लग रहा है कि क्रेडिटर्स को भी होनी है ढूंढना, मशीनरी भी कहीं होनी है, और लास्ट पैराग्राफ में एक्सपेंसेस की भी पेमेंट है। लेकिन रिसीट का सोर्स शायद सिर्फ सेल्स ही है। हाँ, उसमें दो हिस्से हैं, कैश सेल्स की रिसीट्स भी हैं और क्रेडिट सेल्स की रिसीट्स भी हैं, लेकिन एक टैक्स डिडक्शन की भी गेम है। तो रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स एक हेडिंग लिखें, और इसके लिए जरा वर्किंग वन पे इकट्ठे हो जाए, पूरा पेज छोड़ दें और नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। कुछ वर्किंग डेफिनेटली भी आपके लिए इनिशियली पहली दफा आपके सामने आएंगी, तो अभी फॉर्मेट मैं आपके सामने बनाऊंगा, तो फिर उसी की बेस पे वर्किंग हो सकती है। लेकिन ये वर्किंग का कोई फॉर्मेट हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इस तरह से आपने लिखना है कि आपको भी थोड़ा सा पता चल रहा हो कि आप क्या लिख रहे हैं, और आपकी गैर मौजूदगी में अगर एग्जामिनर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके। ठीक है, तो वर्किंग का इस वक्त जो फॉर्मेट एक मैं बनाऊंगा वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में डिसाइड कर लेंगे कि कोई इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट बना लेना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है बात। तो आज वर्किंग वन में इकट्ठे हो, एक पूरा पेज छोड़ के फाइंड आउट हम करना चाह रहे हैं रसीट्स फ्रॉम कस्टमर। जी सर जी, रेलिवेंट मंथ कौन से? बेस्ट ये इस वक्त छोड़ दें लिखना, और आराम से पहले फिगर्स ढूंढ के क्या कर रहा हूं मैं वो देखो। हमारे रेलिवेंट मंथ्स हैं मार्च, अप्रैल एंड, इन रिस्पेक्टिव मंथ्स की सेल्स बता ढूंढने लगे। 55,000, 60,000 एंड 65। जी, ऑनलाइन स्टोर से मेरे साथ साथ कंटिन्यू। 55,000, थाउजेंड में ऑलरेडी डाटा मैंने थाउजेंड्स में लिए, 60,000 एंड 65,000 मिल गए फिगर्स। ये ऑनलाइन स्टोर से साथ साथ पार्टिसिपेशन रखिएगा फिगर्स के लिए। जी सर, अब इसके साथ नीचे पॉइंट नंबर 1 पढ़ने अपने क्वेश्चन में। 20% तो कैश सेल है, और फिर रिमेनिंग 80% क्रेडिट सेल है। फिर क्रेडिट सेल की एक पॉलिसी है। तो जो कैश सेल वाला पॉइंट है, फर्स्ट इन अमाउंट्स में जो कैश सेल होगी, ये कैश सेल है क्रेडिट सेल? वैसे ये तो सेल है, ये तो सेल है। तो इसका अगर मैं 20% कर दूं तो वो तो इन्हीं महीनों की कैश सेल की रिसीट आ जाएगी। कैश सेल की एंट्री कैश डेबिट सेल क्रेडिट, जिस महीने सेल हुई है उसी महीने उसका कैश रहेगा। अगर हम 20% करते हैं तो इन्हीं मंथ्स की कैश सेल्स की रिसीट्स आती है। ठीक है, पकड़े कैलकुलेटर। 20% कैश सेल्स 11,000, ऐसे ही करेंगे। 12,000, 13,000,
ओके 55,000 into 20%, 60 into 20% and 65 into 20%. ओके ये तो होगी कैश से, बल्कि सॉरी कैश सेल की रिसीट। नेक्स्ट अब है कैश सेल की रिसीट। जी सर, सर ये भी बड़ा कुछ होगा सर, एक कैश सेल की रिसीट तो नहीं, वो पहले टोटल कर लेते हैं ना। इसने पॉइंट नंबर 3 पढ़ी गई, टैक्स विद हेल्ड करना 80% कस्टमर्स ने, तो पहले टोटल अमाउंट शायद आ जाए, फिर टैक्स की डिस्कशन कर लेंगे बीच में। मतलब उसने ये नहीं कहा कि कैश कस्टमर्स ने काटना है या क्रेडिट कस्टमर्स ने, तो पहले शायद टोटल अगर रिसीट फ्रॉम कस्टमर आ जाए उसमें से फिर डिडक्शन पे डिसीजन ले लेंगे एक ही दफा। यकीनन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कस्टमर्स लिखा हुआ, तो कस्टमर्स कैश सेल्स के भी होते हैं और क्रेडिट सेल्स के लिए भी होते हैं, तो टोटल रिसीट्स अगर आ जाएंगे तो 80% इंशाल्लाह एक ही दफा टैक्स विद हेल्ड की बात करते हैं। तो मैंने भी सिर्फ आपके सामने कैश सेल्स की रिसीट्स निकालनी है, लेकिन क्या उनका फर्दर भी कुछ होना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। पहले जरा क्रेडिट सेल के रिसीट्स पर। अब क्रेडिट सेल की जो रिसीट्स हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट नंबर 2 जरा दोबारा ज़हन में रखना है। जो 60% रिसीट्स हैं क्रेडिट सेल्स की, उन्होंने जिस महीने की सेल है उससे अगले महीने मिलना है, और जो 40% अमाउंट है उसने जिस महीने की सेल है उसके अगले से अगले महीने में, मतलब दूसरे महीने में, सेल के बाद दूसरा जो महीना है, तो इस सेंटेंस को आपने अप्लाई करवाना। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मार्च में हूं, तो मार्च की सेल्स जरा कैलकुलेटर में लिखो 55,000, इसको इंटू अगर 80% आपसे करवाऊं तो आपसे क्या करवाया मैंने आपके सामने क्रेडिट सेल आ गई। लेकिन अब ये क्रेडिट सेल है मार्च की, क्या इस क्रेडिट सेल ऑफ मार्च के पैसे मार्च से ही शुरू हो जाने हैं? तो इसका जो आपके पास आंसर है 80% करके, इसका फिर 60% करके अप्रैल में फिगर लिखेंगे और फिर 40% करके मई में लिखेंगे, ऐसे ही। लेकिन क्या मार्च के महीने में कोई क्रेडिट कस्टमर से रिसीट होनी है? अब हमें पिछले महीनों में जाना पड़ेगा, वो जो हमें वो डाटा दिया हुआ जनवरी और फरवरी का, शायद उसकी भी हमें कोई रिसीट्स मार्च में होगी। अब जनवरी में क्यों जाना पड़ रहा है? मार्च की रिसीट शायद वहां से कहीं आनी है, ठीक है। अब हम जरा पिछले महीनों को जाकर जरा सोचते हैं कि जो अदरवाइज हमारे पास डाटा है उसका भी कुछ होना ही नहीं। हम मार्च में इस वक्त है, आपका मार्च सेम रखेगा मार्च, लेकिन मार्च में क्रेडिट सेल की अब रसीड्स के लिए जरा काइंडली जनवरी से सोचें कि कुछ होना ही नहीं। ये जनवरी का सेल है 85,000, फुल कंसंट्रेट करना पड़ता है। ये अब जनवरी के जो 85,000 की सेल है, इसमें से पहले 20% तो हमें अलग करना पड़ना है, वो कैश सेल तो जनवरी में मिली होगी, इसको स्टेट वाइज 80% कर, जो आप कर रहे हैं कि फिर नाम ध्यान में रखना है। 85,000 इंटू 80% से जनवरी की क्रेडिट सेल आ गई, इस क्रेडिट सेल का इंटू 60% अगर करेंगे तो ये रिसीट फरवरी में हुई होगी, जो हमसे रेलिवेंट है। तो हम स्टेट में इसका क्या करेंगे, इंटू 40% टू गेट द रिसीट इन द मंथ ऑफ मार्च फ्रॉम जनवरी, ऐसे ही सर। हाँ, एक वर्किंग करवा, तो वन सेकेंड अब ये जो वर्किंग में लिख रहा हूँ डेफिनेटली एग्जाम एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ एग्जामिनर के लिए, इसका फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है, तो वो कोई बहस नहीं है, बस इस तरह से लिखना है कि हम भी अंडरस्टैंड कर सकें और हमारी गैर मौजूदगी में भी कोई पढ़ना चाहे तो उसका आइडिया हो जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम शायद ये कहना चाह रहे हैं फ्रॉम जनवरी क्रेडिट से, कैसे, व्हाट वाज द टोटल फिगर 85,000 इंटू की हमने 80% ताकि क्रेडिट सेल बन जाए, और फिर इंटू 40% किया, 60 क्यों नहीं किया, वो फरवरी से रिलेटेड है, हमारे इस पीरियड में नहीं आ रही जिस पीरियड की हमने वर्किंग करनी, तो इंटू 40% करके हमारा आंसर आया 27,200। ये वो रसीद आ गई जो जनवरी की सेल से रेलिवेंट मार्च में होगी। ठीक हो गया, कंप्लीट करवा दें, आपके लिए सब कुछ आपने ही लिखा, एक या एक कम से कम स्टेप और करा दें, बाद में फिर आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब इसी तरह अगर आप फ्रॉम सेल फ्रॉम फरवरी से शुरू करें,
फ्रॉम फेब्रुअरी क्रेडिट सेल। जी क्रेडिट सेल ऑफ फेब्रुअरी पहले निकालनी पड़नी। 95,000 इंटू 80% किया, क्रेडिट सेल आ गई, इंटू 60% करके मार्च में आना है, इंटू 40% करके अप्रैल में भी आना है। आए आप भी लिखें, अब यहाँ तक आ जाए, ये वाला स्टेप कंप्लीट कर यहाँ तक बटन। भी करिएगा यार, नेक्स्ट कॉलम में अगर जाना तो जाए। जी इन्वेस्टमेंट्स क्लियर। तो फरवरी का 60%, मार्च में फरवरी की क्रेडिट सेल का 60% और फरवरी की क्रेडिट सेल का 40%, 30,400। जी 40, सॉरी, क्रेडिट सेल का 40%, 30,400, ठीक है ठीक है। तो फरवरी से रिलेटेड मार्च, सॉरी मई में कितना है, आ गया सब। अब बाकी जरा ट्राई करेंगे। जनवरी फरवरी हो गए, आगे जरा मार्च अप्रैल सोचना, उसकी तो फिगर्स भी सामने है ऊपर। जी आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं भी देखता हूँ।
डेफिनेटली जिन फिगर्स की जरूरत नहीं, फिर उसको सॉल्व करने का भी फायदा नहीं। अप्रैल की क्रेडिट सेल का 60% मई में है और 40% फिर जून मीन समझ से रिलेटेड नहीं है। और जब मई में क्रेडिट सेल है तो उसकी तो रिसीट स्टार्ट ही होगी जून के मंथ से, देयरफॉर हमारे पीरियड में उससे रिलेटेड रिसीट ऑफ क्रेडिट सेल नहीं है। दोबारा देख लें, एक नजर इंडिविजुअली रिवाइज करना है सारी फिगर्स के साथ, कोई कंफ्यूजन अगर है तो काइंडली डिस्कस कर लेते हैं। तो अप्रैल से रिलेटेड जो 40% है और मई से रिलेटेड जो 100% रिसीट्स हैं वो हमारे इस अकाउंट इस क्वार्टर की रिसीट से बाद की बात। वर्किंग क्लियर होगी? चलो अब जो बनाई हमने वर्किंग, इसकी जरा रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स इकट्ठी कर सकते हैं। तो पहला कॉलम देखना जरा, मार्च वाला, कौन कौन सी फिगर्स अब प्लस होंगी यहाँ से। ये पहले तो हमने वैसे सेल लिख ली थी ना, इसको लाइंस लगा के जरा अलग कर रहा हूँ। 11,000 आएगा इसमें, 11,000 रिसीट है, 27,200 है। सिंपली प्लस करें जो फिगर्स आ गई, टोटल रिसीट्स निकालो, टोटल रिसीट्स ऑफ ईच मंथ। $83,800, 68,000, 68,800 and 59,400. सब ओके प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए? जी जस्ट एक मिनट, जस्ट मिनट। जी सर, अब आ जाए पॉइंट नंबर 3 अप्लाई अभी होगा। अब ये तो वो पैसे हैं जो शायद हमें मिलने चाहिए या मिलने चाहिए थे, लेकिन क्या कस्टमर्स ने हमें जो पैसे देने हैं वो टैक्स के देने हैं, तो जो हमारे रिसीट है वो फिर नेट। तो इस पॉइंट नंबर 3 को सही अप्लाई करना, इसमें ऑल्टरनेटिव भी पॉसिबल है, लेकिन अगर वो करेंगे तो सही तरीके से करना। अब 80% कस्टमर्स डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ, तो 83,800 की फिगर है। क्या करें, हेल्प करें? टैक्स रिडक्शन। अब डेफिनेटली एक स्टेट पे आंसर भी आ सकता है कि हम सीधा वो कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है दोनों तरीकों से करने के किस किस तरह से हो सकता है। तो एक ये भी हो सकता है कि मैं टैक्स डिडक्शन कैलकुलेट कर लूँ और उसके बाद फिर इस टोटल रिसीट्स में से नेट ऑफ कर लें। एक ऑब्वियसली हम शायद स्टेट में भी आ सकते हैं, वो स्टेट में जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी इसमें एक मसला डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जरा मुझे टैक्स डिडक्शन की अमाउंट कैलकुलेट करवाता हूँ। अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ कि टैक्स डिडक्ट कितना होगा, जी सप्ताह वो भी ठीक है, मैं आता हूँ उस पर 96.5% भी हो सकता है, लेकिन कैसे वो बताता हूँ। फिलहाल मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ, फिलहाल क्या चाह रहा हूँ, टैक्स डिडक्शन की अमाउंट बताओ। क्या करेंगे? 83,800 इंटू क्या, अब इंटू 80% का मीनिंग क्या है यहाँ? 80% कस्टमर वाला है, 80% कस्टमर्स विल डिडक्ट टैक्स, तो इंटू 80% करके 80% कस्टमर्स की अमाउंट आ जाएगी और इंटू नहीं एक सेकंड, इंटू 96 अगर करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी। तो वो भी मैं करता हूँ आपके सामने, हमें कैलकुलेटर पे वो भी निकालना चाहिए, लेकिन पहले एक मिनट ये कर, इंटू अगर मैं 3.5% करूँ तो ये क्या चीज आ जाएगी, पहले ये पता होना चाहिए। ये टैक्स की अमाउंट आ जाएगी जो डिडक्ट हो। तो जस्ट एक मिनट, पहले इसका 2346 ये भी लिखें और बाकी दोनों की भी इसी तरह वर्किंग करें, फिर उसको भी रिकंसाइल करते हैं। Receipts into 80% means customers will deduct tax. 80% customers will deduct tax, but into 3.5% is the rate of tax.
ये फिगर चेक करिएगा, ठीक है मेरे। अब इनको क्या करें, नेट ऑफ कर दें रिसीट से, तो नेट रिसीट्स निकल आएंगे। प्लस करें माइनस करें, नेट ऑफ माइनस करें तो नेट रिसीट्स। नेट रिसीट्स और मार्च की हो जाएंगे 8144567874577737। सबको पता चल रहा है क्या हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। Why this adjustment is relevant? Obviously अगर फॉर एग्जांपल ये टैक्स रिडक्शन का जिक्र ना हो तो हम इग्नोर करेंगे, मतलब हम अगर खुद से अज्यूम नहीं करेंगे कि टैक्स रिडक्शन भी होनी है। अगर इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, अदरवाइज हम ये टैक्स रिडक्शंस को कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर है तो पता होना चाहिए कैसे कंसिडर करना। ये ठीक है जी, नेट रिसीट्स आ गई, नेट रिसीट्स आ गई सर। अब आप दूसरे तरीके से करना चाह रहे थे, आए जरा उस तरह से भी करते हैं, जरा कैलकुलेटर पकड़ लें। 83,800 करें, 83,000 सॉरी 800 लिख लें। अब क्या करना चाह रहे हैं जरा पहले मुझे बता दें, अब क्या करें, इंटू 80% करें, इंटू 80% करके 80% कस्टमर्स की अमाउंट आ गई। अब इसको क्या करें, इंटू 96.5% करें। ये फिगर मैच क्यों नहीं हुई, ये फिगर मैच तक नहीं कहीं होगी किसी की। अब ये सोचे मैच क्यों नहीं हुई, अब दोबारा जीरो करें और सोचे कर क्या रहे हैं आप। नहीं 83,800 लिखे, ये थी टोटल रसीद, इसका आपने किया 80%। तो अब ये 80% करने से सिर्फ 80% कस्टमर्स की रिसीट आ गई है जिन्होंने टैक्स काटना था, तो उसको आपने कर दिया इंटू 96.5%। तो अब ये जो 96.5% करके आपका आंसर आया है, ये 80% कस्टमर्स की नेट रिसीट आ गई। लेकिन क्या इसमें प्लस होना चाहिए वो 20% जिन्होंने टैक्स काटना ही नहीं है। तो अब दोबारा जीरो करें, 83,800 क्या है टोटल रिसीट, इंटू 80% किया तो क्या आया, क्रेडिट सॉरी 80% कस्टमर्स की रिसीट जिन्होंने टैक्स काटना है, तो इसको कर लें इंटू 96.5% या 0.965 जो भी कर, तो ये आ गई 80% कस्टमर से नेट रिसीट। लेकिन इसमें आप क्या प्लस करना पड़ेगा, प्लस करें 83,800 इंटू 20% और इज इक्वल टू, बात है इन्होंने टैक्स नहीं काटा, तो इंशाल्लाह फिगर मैच कर देगा। तो ये दोबारा 20% क्यों करना पड़ रहा है, तो यहाँ जो किए वो क्योंकि ऊपर पूरी रिसीट थी, नीचे टैक्स सिर्फ काटा 80% कस्टमर्स ने, तो फाइनली वो बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब जो वर्किंग आपने की है कम से कम एक के साथ लिख लें, ये और करके कैसे आ सकता है, 83,800 इंटू 80% इंटू 96.5% तो पता ना कैसे आ रहा है, प्लीज ये ना कि बाद में यही साइंस आ जाए, और देन प्लस 83,800 इंटू 20% कस्टमर्स जिन्होंने टैक्स नहीं डिडक्ट किया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी बड़ा बात समझ आ गई कि ये क्या करना पड़ रहा है अगर ऑल्टरनेटिवली करना था। बाकी चले फिगर उठाएं, प्लेस करें, कहाँ जरूरत थी इसकी। अब और तो नहीं इसमें कोई ऐसी चीज रहेगी जो कंसिडर भी नहीं रिसीट्स के एंगल से। अब अच्छा इन रिसीट्स में कैशेस भी इंक्लूडिंग, कैशेस हो या कस्टमर्स की रिसीट्स हो, ये टोटल वो कैश है जो हमें नेट मिलना है कस्टमर से। तो फिगर देखें और काइंडली अपने पिछले पेज पे जाएं जहाँ आप कैश बजट बना रहे हैं, रिसीट फ्रॉम कस्टमर की फिगर उठा के लिख लें। It is 1,454 66,874 and 57,737। टोटल की बहस अगर करनी भी है तो एड में करें। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक क्या हो गया सर,
एक लाइन छोड़ दें, साफ सुथरी प्रेजेंटेशन करना। नेक्स्ट हेडिंग लिखें पेमेंट्स। और पेमेंट्स के एंगल से जरा देखें कौन कौन सी पेमेंट्स नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो मेरे पास मशीन ही का जिक्र है, बाकी क्रेडिटर्स का बाद में जिक्र है, तो पॉइंट नंबर 4 से शुरू कर लें सीक्वेंस में। तो पॉइंट नंबर 4 में जो फाइनल हुआ था डिसीजन, वहीं से देख के करनी लिखो क्या डिसीजन हुआ था, मशीन की पेमेंट्स कैसे होनी है, किस किस महीने होनी है, दोबारा एक नजर देख लें। मशीनरी की पेमेंट करने हिम्मत, मार्च में कितना लिखो और अप्रैल में कितना लिखो। 4 million means 4,000 and 2 million means 2,000 in March and April respectively। एक नजर दोबारा देख लें आप, इसमें फाइनली कंफ्यूजन तो नहीं है। अब जो बेटा पहला 2 है वो हमसे पेमेंट के एंगल से रेलेवेंट नहीं है, वो जनवरी की पेमेंट है। एनी कंफ्यूजन? तो कैश बजट बनाते हुए आपने कैश कॉन्सेप्ट से चलना है। इस रिस्पेक्टिव पीरियड में कैश आया है या गया है तो लिखना है, और अदरवाइज फिर कैश बजट में कम से कम हमारी जनवरी से या पिछली रिसीट्स और अगली रिसीट से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स को पेमेंट लिखे टू सप्लायर्स, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट कंबाइंड एक हेडिंग ऊपर बनी हुई, पेमेंट टू सप्लायर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स, वर्किंग नंबर सॉरी 2 कर। अब सप्लायर्स को किस चीज की पेमेंट की जाती है? परचेजेस की या सेल्स की? परचेजेस तो है ही नहीं, तो जरा गेम ऑन करें एक दफा दोबारा। 2-3 मिनट है हमारे पास और 2-3 मिनट ही हमें चाहिए। जी सर, फर्स्ट लाइंस पर्सन सामने रखें। पॉइंट नंबर 5 में क्रेडिटर्स को पेमेंट होनी है मंथ फॉलोइंग द परचेज। एक बल्कि और पहले डिसीजन लेना शायद जरूरी रहेगा। कोई कैश परचेज की इंफॉर्मेशन तो नहीं है? होती नहीं या है नहीं? जिसका कैश सेल्स का जिक्र था, क्रेडिट कैश परचेज का जिक्र होता तो वो भी हम कंसिडर करते हैं। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वी अज्यूम ऑल परचेज इज ऑन क्रेडिट। लेकिन आप परचेज तक पहुंचना सेल्स का डाटा है, तो जरा सेल्स देखने को से सेल्स की इंफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 1 देखें, हमें मार्जिन पता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आ सकते हैं, आ सकते हैं सर। स्टॉक का जरा लेजर बना लें, स्टॉक्स हैं। पॉइंट नंबर 1 में ये भी बताया हुआ है कि स्टॉक्स भी मेंटेन होते हैं, तो सेल से कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, और इंशाल्लाह उस पॉलिसी ऑफ स्टॉक से हम स्टॉक्स निकाल लेंगे। तो स्टॉक के लेजर में 4 में से कौन सी 3 चीजें आ जाएंगी? ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल अगर आ गई तो बैलेंसिंग फिगर परचेजेस आ जाएगी। तो स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन है, प्लीज पढ़ें पॉइंट नंबर 1 के एंड यूनिफॉर्मली मेंटेन स्टॉक एट द रेट ऑफ 80% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो कॉस्ट सेल से कॉस्ट ऑफ सेल इंशाल्लाह निकलेगी, फिर स्टॉक की पॉलिसी से स्टॉक्स का डिसीजन लेके परचेजेस में आ जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 5 में है, अगर हमने फॉर एग्जांपल मार्च की परचेज निकाल ली इस तरह करके, तो वो मार्च की इस परचेज की पेमेंट फिर अप्रैल में लिख देंगे, एंड फिर अगर अप्रैल की निकलाई तो मई में। इसका मतलब ये होगा कि मार्च की पेमेंट के लिए हमें फरवरी की परचेज की भी वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन हमें जनवरी की परचेज की जरूरत क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी जो भी पेमेंट होनी होगी वो फरवरी में होगी। तो ये वाली वर्किंग हमें शायद फरवरी ऑनवर्ड स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मुझे पता आप करना चाह रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो इसलिए इंशाल्लाह कल करेंगे। अभी डेफिनेटली होमवर्क नहीं है, कुछ दिन जरा आप जरा इन चीज़ों से जरा यूज हो रहे हैं दोबारा, और कम से कम अपने सब्जेक्ट्स का भी कोई फाइनल डिसीजन ले लीजिएगा। जो हजरात कॉस्ट के पढ़े बगैर ही पढ़ रहे हैं वो वैसे मेरा ख्याल गायब हो गए, वो 2-3 मेरे नजर आए थे उसमें, उन्हें पता चल गया हो। चले इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। एक नजर बारह जिसको घर से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा जो किया। अल्लाह हाफिज़। ये कंप्लीट अभी शायद हो नहीं सकेगा, इससे परेशान होंगे, एक आध सवाल करना, चलिए बाकी सारे सवाल आपके ही। जी इंशाल्लाह इस वीकेंड पे शायद आपको